पूरी रात मेरा छोटा भाई मेरे साथ लग कर सोता। मैं जितना उसे हटाने की कोशिश करती, वो उतना ही मुझसे लिपट कर सोता। एक रात हम दोनों सो रहे थे कि मुझे अचानक गरम गरम सा कोई डंडा सा महसूस हुआ। फिर मैंने देखा, वो तो मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में मेरे साथ सोने की जिद करता। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे ही कमरे में सोता था। मैंने पूछा तो कहने लगा, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है, इसलिए मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर बहुत प्यार आया था। मैं भी छोटा बच्चा समझकर अपने पास सुला लेती। भाई की उम्र सिर्फ 14 साल थी और मैं 22 साल की थी। मेरा भाई मुझसे छोटा था, मुझे उसको अपने पास सुलाने से कोई मसला नहीं था। इस तरह से रोजाना रात को सोने के लिए मेरा भाई कमरे में आ जाता जिस वक्त मैं सोने ही वाली होती थी। पहले पहल तो मैंने उस बात को नोट ही नहीं किया था और अपने पास भाई को सुलाती रही थी। फिर कुछ दिनों बाद मेरा भाई कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगा था और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा भाई मुझे बहुत गौर से देखता रहता है। पहले तो बस रात को ही मेरे पास सोने के लिए आता था, लेकिन अब तो दिन में भी मेरे आगे पीछे घूमने लगा है। मैं जहाँ भी जाती वो मेरे पीछे पीछे आता था। मैं किचन में काम कर रही हूँ तब भी मेरा छोटा भाई किचन में भी मेरे पास आकर बैठ जाता और जब तक मेरा किचन का काम खत्म ना हो जाता तब तक वो मेरे पास ही रहता। अब मैं उससे बोल भी देती कि बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेल तो लो। और हाँ, मैं इतने दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम स्कूल में ज्यादातर छुट्टियां कर रहे हो और ये बहुत गलत बात है। इस तरह छुट्टियां लेते फिरोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे और तुम अपने क्लास फेलो से बहुत पीछे रह जाओगे और जो ख्वाब है मेरा तुम्हें डॉक्टर बनाने का, वो ख्वाब भी पूरा नहीं होगा। तुम अब छुट्टियां करना बंद करो और दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दो। तो मेरा भाई मेरा इतना लंबा लेक्चर सुनकर गुस्सा हो गया और मुझसे कहने लगा, बस बहुत हो गया बाची, नहीं जाना मुझे स्कूल में, घर पर ही बैठकर पढ़ाई कर लूंगा और मुझे ज्यादा लेक्चर ना दें और कोशिश ना करें कि मैं घर से बाहर हूँ और ना ही अब मुझे उनके साथ खेलने में दिलचस्पी है। मैं तो बड़ा हो गया हूँ और घर में रहकर कुछ आपकी मदद करना चाहता हूँ, तो बार बार मुझे ये लेक्चर देना बंद कर दें प्लीज। मैं अपने भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान हो जाती। अब तो उसकी ऐसी बातों से मुझे परेशानी भी होने लगती थी क्योंकि वो अपनी आदत और फितरत से हटकर काम कर रहा था, जबकि वो पहले कभी भी ऐसा नहीं था कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत संजीदा था और दिन रात अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करता और अपनी क्लास में वो सबसे ज्यादा पढ़ाकू बच्चा मशहूर था। और फिर स्कूल से आकर थोड़ी देर आराम के बाद वो साथ वाले पार्क में चला जाता था और शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलता था। शुरू से मेरे छोटे भाई की यही रूटीन रही थी, तो फिर अब उसको ऐसा क्या हो गया था कि वो दिन रात मेरे सर पर सवार रहने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने महसूस किया था कि वो घर बैठकर मुझ पर ही नजर रखता था और उसकी नजरें मुझे अंदर तक उतरती महसूस होती थी, यूं जैसे वो मुझे अंदर तक चाहता है, अंदर तक चाहता था। उसकी यह हरकत मुझे परेशान कर रही थी और फिर जो काम उसने उस रात शुरू किया हुआ था, अब तो उसने भी मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं जब भी सोने की तैयारी करती, मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आ जाता और मुझे कहता कि मुझे आपके साथ सोना है। पहले तो मैं उसको छोटा बच्चा समझकर सुला लेती, मगर फिर मैंने महसूस किया कि जब वो रात में मेरे पास आता था तो उसकी हालत बहुत अजीब सी महसूस होती थी। उसकी आंखें लाल हुई होती थी और उसकी आंखों में भी मुझे कुछ अलग ही महसूस होने लगा था और ये बात मुझे बहुत परेशान करने लगी थी। और जब भी मैं अपने भाई से पूछती कि तुमको क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे कहता कि नहीं बाजी मैं ठीक हूँ, बस दोस्त के पास गया था तो वहां मैंने बकरी का दूध पी लिया था, इसलिए तबीयत थोड़ी अजीब हो रही है, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। तो मैं उसकी बात पर बहुत हैरान होती और बोलती कि तुम पागल हो, तुम बकरी का दूध क्यों पीने लगे हो जबकि घर में गाय वाला दूध मौजूद होता है, मत पिया करो बकरी का दूध। तो मेरा भाई चिढ़कर कहता कि कुछ नहीं होता, बस दोस्तों के साथ गपशप और हंसी मजाक में पी लेता हूँ, बकरी का दूध इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा भाई तो इस बात को बहुत मामूली समझता था, मगर मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी कि भला इसको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो बकरी का दूध पीने लगा था। और फिर उसकी आखिर इस किस्म के लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी कि वो बकरी का दूध पीने लगा था और इस बात को बहुत मामूली समझता था। मगर मेरा भाई अब बड़ा हो रहा था और मैं उसको किसी भी बात के लिए टोकती तो वो बुरा मनाते हुए मुझसे लड़ाइयां करने लगा था, इसलिए मैं उसको ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। मगर अब कुछ दिनों से उसके तेवर बहुत बदले बदले से थे।
और फिर एक दिन मैं अपने छोटे भाई से बहुत डर गई थी। जब आधी रात को प्यास लगने की वजह से मेरी आंख खुली, तो मैं ये देखकर शदीद हैरत हुई और खौफ का शिकार हुई थी कि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मुझे ही देख रहा था। उसका इस तरह मुझे घूर घूर कर देखना बहुत परेशानी में मुब्तला कर रहा था। मैं अब अपने भाई से बहुत घबराने लगी थी और फिर मैंने उसको एक दिन बोल भी दिया कि तुम अब बड़े हो रहे हो तो तुमको अपने कमरे में सोना चाहिए। तो मेरी बात सुनकर मेरे छोटे भाई ने बहुत सर्द लहजे में कहा था कि ठीक है, अगर मैं बड़ा हो गया हूँ तो ये घर छोड़कर ही चला जाता हूँ, फिर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। अपने भाई के मुंह से ये बातें सुनकर मैं जी जान से कांप गई थी और फिर फौरन से उसको बोला था कि नहीं, तुम घर छोड़ने की बात मत करो। अगर तुमको मेरे साथ ही सोना है और मेरे साथ ही रहना है तो तुम वैसे ही करो, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगी, बस ये घर छोड़ने की बात मत करो। तो मेरी बात पर वो खामोश हो गया, मगर अब मैं बुरी तरह परेशान रहने लगी थी। मुझे उसकी हरकतें और उसकी सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या सोचने लगा था और इन किन कामों में पड़ गया कि जिनकी मुझे समझ भी नहीं आ रही थी। अब मुझे अपने छोटे भाई की नजरें बहुत परेशान करने लगी थी। दिन में काम करते हुए भी मुझे उसकी नजरें खुद पर गिरी हुई महसूस होती थी और वो मेरे पीछे पीछे ही रहता था। और रात होने के बाद जब मैं सोने वाली होती तो तब वो भी मेरे कमरे में चला आता था और कहता कि यहीं सोना है। मगर उसकी हालत अब मुझे बहुत घबराहट में मुब्तला करने लगी थी। अब मैं रातों में सो नहीं पाती थी और वजह उसका जागते रहना था। मैं कभी भी समझ नहीं पाती थी कि वो अगर मेरे साथ सोना चाहता है तो उसको फिर सो जाना चाहिए था, मगर वो जागता रहता था और मुझ पर ही नजर रखता था। उसका इस तरह जाकर मुझ पर नजर रखना मुझे परेशानी में मुब्तला करने लगा था। फिर एक रात दोबारा मेरी आंख खुली तो ये देख के मेरी रूह फना हो गई थी, क्योंकि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मेरे बहुत करीब बैठा था। मैं बेहताशा घबरा गई थी और मेरे हाथों पर भी ये पसीने आने लग गया था। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थी और लग रहा था जैसे सीने में दबाव महसूस हो रहा था और मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी हरकत नहीं कर पा रही थी और ना ही अपने भाई से कुछ भी पूछने की हिम्मत हो रही थी कि आखिर वो जागता क्यों रहता है और वो चाहता क्या है और क्यों मुझे घूरता रहता है। मैं बुरी तरह घबराहट का शिकार हो चुकी थी और अपने भाई की वजह से मेरी भी नींदें उड़ चुकी थी और मैं दिन में भी आराम नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत सा एहसास हो रहा था कि मेरा भाई बहुत बदल गया है और ये बदलाव बहुत गलत किस्म का था और लगता था कि कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर था, मगर जो भी था बहुत गलत था। और फिर एक रोज मुझ पर अपने भाई की इस हालत का पता चला था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे और मैं जीने के काबिल में नहीं रही थी। वह हकीकत जानकर मेरा दिल किया था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी जिल्लत और इतनी घटिया हरकत का मैं सोच भी नहीं सकती थी जो मेरे भाई ने की, और मेरे भाई की इस हरकत ने मुझे जीते जी मार दिया था और मैं शदीद दुख और तकलीफ में गिर कर रह गई थी। जो कुछ भी हुआ था वो मेरे आसान खता करने के लिए काफी था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी कभी मुझे इस मोड़ पर भी लाकर खड़ा करेगी कि उसके बाद फिर मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहूंगी। और इतना दुख मिला कि दिल कर रहा था मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं और अपने छोटे भाई का बिल्कुल एहसास ना करूं। उस रात में जिंदगी का रुख ही बदल डाला था जब एक रात तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं जल्दी सो गई और मुझे एहसास हुआ कि कोई झटके से मेरे बिस्तर पर बैठा है। तो मेरी आंख खुल गई और फिर इससे पहले कि मैं कुछ समझती मेरे भाई ने मेरे ऊपर, हम दो ही बहन भाई थे और हमारी बदनसीबी के हमारे वालिदैन बहुत जल्दी हमें इस दुनिया में तन्हा छोड़ गए थे। मैं उस वक्त 12 साल की लड़की थी और मेरा भाई 7 साल का था जब एक रोज हम स्कूल भेजकर अम्मी अब्बू किसी जानने वाले के घर फोतकी का अफसोस करने गए हुए थे और तब वापसी आते हुए मेरे वालिदैन का शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों मौके पर ही इंतकाल कर गए थे। मैं उस वक्त अपनी क्लास में बैठी थी जब मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया और ये खबर सुनाई थी कि ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। मेरे तो जैसे दुनिया अंधेर हो गई थी कि मेरे इतने चाहने वाले वालिदैन इस दुनिया से चले गए थे। मैं अपने वालिदैन की वफात पर रोई थी। मेरी चीखों और आवाजों ने मेरे पूरे खानदान और मोहल्ले वालों को रुला दिया था, मगर मेरा छोटा भाई मेरे वालिदैन के इंतकाल से शदीद सदमे में चला गया था और बुरी तरह सहम गया था, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होने लगी। तब मेरे सारे खानदान वालों ने जैसे तैसे मेरे भाई को रुलाया तो वो इतना रोया कि मेरा दिल फटने वाला हो गया था और मैं अपना गम भूल गई थी। उसकी उम्र ही क्या थी जिसमें उसको वालिदैन की जुदाई सहनी पड़ गई थी, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि मेरा भाई अभी तक अम्मी अब्बू के साथ ही सोता था और अम्मी अब्बू का बहुत ज्यादा लाडला भी था। इसी वजह से अब मेरे अम्मी अब्बू की वफात पर उसका बहुत बुरा हाल हो गया था और फिर उसको दौरे पड़ने लगे थे और
ये बहुत खतरनाक बात थी। लिहाजा मेरे चाचू ने उसको किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाकर उसको नींद की दवाइयां देनी शुरू कर दी थी और उन सुकून वाली दवाइयों की वजह से मेरा भाई जिंदा था और बेहोश रहता था और उसे होश नहीं होता था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। हमारे घर में 2 पोर्शन बने हुए थे। ये पोर्शन हमारा था और एक पोर्शन मेरे चाचू का था। चाचू के 2 ही बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी, जिसकी वजह से चाचू मुझसे बेतहाशा प्यार करते थे और अपनी बेटी का सारा शौक मुझसे ही पूरा करते थे। और यही बात मेरी चाची को बहुत नागवार गुजरती थी। न जाने उनको मुझसे क्या मसला था कि मेरा चाचू से लाड उठाना उनको बहुत बुरा लगता था और उनको लगता कि मैं उनके बच्चों का हक मारती हूँ, जबकि चची की निस्बत बच्ची चाची के दोनों बेटे भी मुझसे बहुत लगाव रखते थे और मेरा चाचू से लाड करना उनको भी बुरा लगता था। मगर मेरी चाची इस सब की वजह से मुझसे खार खाने लगी थी, मगर मेरी अम्मी की वजह से कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी अम्मी उनके मुकाबले में अमीर घराने की बेटी थी और गवर्नमेंट कॉलेज की हेड भी थी। यानी हर लिहाज से मेरी अम्मी का पलड़ा भारी था, जिसकी वजह से मेरी चची मेरी अम्मी से दबी हुई थी। मगर अब अम्मी बाबा के वफात के बाद तो जैसे उनको मौका मिल गया था कि वो अपने दिल की भड़ास निकालते, इसलिए जब भी चचा हमारी तरफ आते तो चची भी पीछे चली आती। चाची कहती कि अब तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो और अपने भाई का ख्याल खुद रखो और घर की जिम्मेदारी भी खुद उठाओ। मुझे चची की बातें बहुत दुख देती थी और चाचू भी चची की बातों से बहुत तंग होते थे, मगर कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि फिर चची बहुत फसाद करती थी और चाचू उनको कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि वो उनकी पसंद की बीवी थी। अब मैं अपने वालिदैन की मौत के सदमे से नहीं निकल पाई थी कि मुझे अपने भाई के हालात के साथ साथ चची की तकलीफदा बातें और रवैये ने बुरी तरह तोड़कर रख दिया था और मैं इस वजह से बहुत परेशान रहती थी और दिन रात रोती रहती थी और अम्मी बाबा को बहुत याद करती थी कि उनकी जिंदगी में हम लोग कितनी अच्छी जिंदगी गुजारे थे। मगर अब अचानक से तख्ता उल्ट गया था और मुझे इस उम्र में जिंदगी की तल्ख और कड़वी सच्चाई को कबूल करना पड़ रहा था। मेरे चाचू भी हमारी वजह से बहुत परेशान थे क्योंकि वो हम दोनों बहन भाई से बहुत प्यार करते थे, मगर चाची की वजह से वो हमें वक्त नहीं दे पाते थे और यही बात उनको बहुत तकलीफ देती थी कि उनके बच्चों से हम दोनों छोटे थे, मगर हालात के सख्तियों ने हमें तन्हा कर दिया था और अब हर आए दिन चची की नफरत बढ़ती जा रही थी। और फिर इस मसले का चाचू ने यह हल निकाला और मेरा रिश्ता अपने छोटे बेटे के साथ तय कर दिया। मगर ये बात सुनते ही चची ने बहुत शोर मचाया और चाचू से बहुत लड़ाई की और मुझे भी खूब गालियां दी और कहा कि ये रिश्ता किसी सूरत नहीं होगा। मगर जब चाचू नहीं माने तो वो रूठ कर मायके चली गई, क्योंकि अब जब तक चाचू अपने फैसले से पीछे नहीं हट जाते और अपना पोर्शन बेचकर कहीं और शिफ्टिंग का वादा नहीं कर लेते, वो वापस नहीं आएंगे। उनके जाने का बहुत असर हुआ था क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे और अब उनकी बीवी मायके जा बैठी थी और माँ के जाने से दोनों बेटे भी बहुत परेशान हुए क्योंकि उनको भी माँ के बगैर रहने की आदत नहीं थी। तब मजबूरन चाचू ने चाची की बात मानने का फैसला कर लिया और मेरे मामू को बुलाकर उनकी निगरानी में पूरा घर बिकवाकर हमारा हिस्सा मेरे मामू को दिया और अपना हिस्सा लेकर अलग घर खरीद कर वहां शिफ्ट हो गए। मगर जाने से पहले चाचू मामू की मौजूदगी में ये काम कर गई थी जिसका चाची को इल्म नहीं था। बस वो खुश थी कि उनकी चाहत पूरी हो गई थी और उनकी मुझसे जान छूट गई थी। फिर चाचू लोगों के चले जाने के बाद मेरे मामू अपने घर वाले इलाके में हमारे लिए घर खरीदा और हम बहन भाइयों को वहां शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मामू तकरीबन रोज ही हमारे पास चक्कर लगाते थे और हमारी हर जरूरत पूरी कर रहे थे। मगर मामू भी हमें अपने घर लेकर नहीं गए थे क्योंकि चची की तरह उनकी बीवी भी हमें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। इस तरह छोटी सी उम्र में हम दोनों बहन भाई को अकेले रहना पड़ा था, मगर मैंने अब खुद को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की थी ताकि अपने भाई को खुद संभाल सकूं और किसी की मदद ना लूं। फिर मैंने घर में ही रहकर प्राइवेट FA और फिर BA किया था और उसके बाद अपनी पढ़ाई को खैराबाद कहकर अपने भाई की तरफ तवज्जो मसूल की थी। सुकून वाली दवाओं की वजह से मेरा भाई अपना बचपन तकरीबन खो चुका था। उसको बस अम्मी बाबा की थोड़ी सी बातें याद थी और वो सब भूलता जा रहा था और मैं भी यही चाहती थी कि वो सब भूल जाए ताकि उसके जहन में ये तकलीफदा बात बिल्कुल ना रहे कि अम्मी बाबा के वफात के बाद चाचू की और चची की तल्ख रवैया उसको याद ना रहे और ना ही वो दुखी हो। बस मैंने अपने भाई के दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि अम्मी बाबा उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। तब से मेरा छोटा भाई अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत संजीदा था क्योंकि उसको डॉक्टर
डॉक्टर बनना था और हमें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अम्मी पापा की गवर्नमेंट नौकरी की वजह से उनकी पेंशन हमें मिलती थी। और फिर पापा ने हमारे लिए मार्केट में 2 दुकानें लेकर किराए पर चढ़ा रखी थी, तो इस सब से पैसा आ जाता था कि हमारा घर बहुत आराम से चल रहा था और हमें किसी की मोहताजी नहीं उठानी पड़ी थी। और फिर गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे मामू ने भी हमारे पास चक्कर लगाना छोड़ दिया था, मगर अब मैं अकेले अपने घर को चलाने में माहिर हो चुकी थी और किसी के ना होने से मुझे कोई मसला नहीं हुआ था। हाँ, मगर अपनों के होते हुए भी तन्हा रहना पड़ा मुझे बहुत दुख में मुब्तला करता था। वक्त का काम है गुजर जाना और वो गुजर कर ही रहता है। मुझे भी धीरे धीरे हर काम की आदत थी और कभी किसी चीज का मसला नहीं हुआ था। मैंने अपनी पूरी तवज्जो अपने छोटे भाई पर दी हुई थी कि अब कुछ वक्त से मेरा भाई बहुत बदला बदला महसूस होने लगा था और पढ़ाई का इंतहाई शौकीन मेरा छोटा भाई अब पढ़ाई से भी जी चुराने लगा था। और तो और उसने अपने दोस्तों के साथ खेला भी छोड़ दिया था। और जब मैंने उसे पूछने की कोशिश की तो उसने मुझसे बदतमीजी की और कहा कि वो अपनी मर्जी से रहना चाहता है और मैं उसकी मामलात में मत बोलूं। मुझे उसका उखड़ा मिजाज से बहुत दुख और हैरानी हुई थी, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि मेरी हर बात बहुत फर्माबरदारी से सुनता और मानता था। मगर अब वो मुझे जवाब देने लगा था और सिर्फ इतना ही नहीं, वो रात में मेरे पास सोने की जिद करता था। मगर मैंने महसूस किया कि उसकी हालत अजीब होती थी और वो सोता नहीं था और जब मैं पूछती तो कहता बकरी का दूध पिया है, इसलिए ऐसी तबीयत हो रही है। मगर उसकी हालत और हरकतों ने मुझे पूरी तरह परेशान और घबराहट में मुब्तला कर दिया था। मैं अपने छोटे भाई के इस बदलाव से बहुत डरी हुई रहने लगी थी और फिर एक रात को मेरे छोटे भाई ने मुझ पर क़यामत बर्पा कर दी थी। जब एक रोज तबीयत खराब होने की वजह से मैं जल्दी सो गई थी, तभी मुझे नींद में महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर बैठा है, तो मेरी आंख खुल गई और अपने भाई को अपने बहुत करीब बैठा देखकर मेरी घबराहट और खौफ से आंखें खुली की खुली रह गई थी। और इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरे छोटे भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बौछार कर दी थी और साथ साथ रोए जा रहा था और बोलता जा रहा था कि इससे अच्छा था आप मामा अम्मी बाबा के साथ मर जाती, कम से कम आपकी वजह से मुझे जिल्लत ना उठानी पड़ती। मैं बुखला कर रह गई थी और अपने भाई की हरकत और बातों ने मुझे शदीद जिल्लत में गिराया था। आखिर वो ये सब क्यों कह रहा था और अपनी बड़ी माँ जैसी बहन पर उसने हाथ उठाया था। तब मैंने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ रोका और उसे खुद से दूर किया और गुस्से से चीख कर बोली, ये क्या बदतमीजी है, तुम होश में तो हो, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की, और ये क्या बकवास बाजी कर रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का। तो मेरी बात पर मेरा छोटा भाई नफरत से बोला कि हाँ, मैं पूरे होश में हूँ और आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती है, आपकी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझसे दोस्ती छोड़ दी है, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं उसकी बात सुनकर हैरत से दंग रह गई थी। मुझे समझ नहीं आया था कि वो ये सब क्या कह रहा था। तब मैंने उसके हाथ थामे और उसको कहा कि मुझे खुलकर बताओ तुम क्या कह रहे हो। तो वो रोते हुए कहने लगा कि कुछ रोज से लोग मुझे देखकर इशारेबाजी करते हैं और मुझ पर आवाज से कसते हैं, मगर मैंने ये सोचा ये लोग आखिर क्यों कर रहे हैं ये सब। और फिर एक रोज जब मैं दोस्तों के साथ खेलने गया तो मेरे दोस्तों की माँ ने मुझे ये कहकर वहां से भगा दिया कि तुम बदकिरदार बहन के भाई हो और तुमसे दोस्ती करके हमारे लड़के खराब हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन से कोई तन्हाई में मिलने आता है और जब तुम स्कूल खेल के मैदान में होते हो तो वो लड़का तब तुम लोगों के घर आता है और तुम्हारी बहन के साथ अकेले घर में वक्त गुजारता है। और अब आपकी वजह से मोहल्ले के आवारा लड़के भी मुझे परेशान करने लगे हैं। मेरा सुकून बर्बाद होकर रह गया है, ना मैं स्कूल जा सकता हूँ और ना ही खेलने, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। बताएं मुझे कौन है वो। तब आपने भाई की बात पर शदीद जिल्लत महसूस हुई थी। मैंने अपने भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया था और ये मेरे साथ ये सब कर रहा था, मगर मैंने उसको कुछ नहीं कहा और उसके सामने पहले चाचू और मामू को कॉल मिलाई थी और उनको भी सारी हकीकत बताई। चाचू और फिर मामू का सुनकर मेरा भाई हैरान हुआ कि हमारे कोई रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि अब कुछ वक्त से मामू अपनी फैमिली के साथ बाहर के मुल्क जा चुके थे और चाचू चाची की वजह से हमारे घर नहीं आते थे, इसलिए मेरा भाई उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर मेरे चाचू ने मेरे भाई से बात की और कहा कि वो लड़का मेरा बेटा है और बहन का शोहर है। हालांकि बाहर जाने से पहले मैंने उनका निकाह करवाया था और अपने बेटे की जिम्मे लगाया था कि वो तुम दोनों का अकेला ना छोड़े और तुम लोगों को पास चक्कर लगाया करे। और तुम इसलिए नहीं पता था कि वालिदैन की वफात के बाद तुम्हारी हालत खराब थी और तुम्हारा दिमाग पर सुकून करने के लिए तुमको दवाई दी गई थी और इसी वजह से तुम सब कुछ भूल चुके थे। और तुम्हारी बहन चाहती थी कि जब तक तुम्हारा मेडिकल में दाखिला नहीं हो जाता तुम्हें किसी बात के बारे में ना बताया जाए, इसलिए तुम सबसे अनजान थे। अब अपनी बाजी से माफी मांगो जिसने तुम्हारी
खातिर अपने आप को भुला दिया और शादी का नाम भी नहीं ले रही कि तुम पढ़ाई मुकम्मल कर लो, और तुमने लोगों की बातें सुनकर अपनी बहन से कुछ नहीं पूछा और उसके साथ इतना गलत रवैया इख्तियार किया। चाचू की बात सुनकर मेरा भाई बहुत शर्मिंदा हुआ और मुझसे माफी मांगने लगा, मगर मैं बहुत ज्यादा दुखी हुई थी और मैंने उसको कमरे से निकाल दिया कि अभी मुझ में हौसला नहीं था कि उसको कुछ कहती या माफ करती। अभी मुझे कुछ वक्त लगना था, मगर मैं जानती थी कि मैं ज्यादा देर तक किसी से खफा नहीं रह सकती। ये तो फिर मेरा भाई था, मगर कभी भी हमें भी कुछ वक्त चाहिए होता है पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए। मैं भी अपने आप को वक्त देना चाहती थी।